हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट आज हमारी खत्म हो जाएगी बेटा जी। और फिर उसके बाद में आगे क्या होगा, 11 और 12 तारीख आपका 11 तारीख को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और 12 तारीख को आपकी फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट का आपका टेस्ट होगा। और 13 तारीख को इन दोनों ही टेस्ट का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आज हमारी पहली यूनिट बेसिकली खत्म होने वाली है। तो अपना बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में और फुल्ली फोकस होकर के इस लेक्चर को देखेगा। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, राम राम जी, राम 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 राम। चलेगा जी, ओके। अब देखिएगा बेटा जी, अगर जो मैं बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग एडीएमई के बारे में पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो जहां पर हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमारे एब्जॉर्प्शन के बारे में पूरा का पूरा स्टडी कर लिया था। हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, है ना, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन से। कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी? एब्जॉर्प्शन वाले पॉइंट से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। अब देखिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन की बारे में बात की जाए तो हमारी कोई भी ड्रग है, मान लीजिए ये बेटा जी आउटर सोर्स में अभी ड्रग है, बाहरी रीजन में, ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी का क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है जी। उसके बाद में ये हमारा क्या है, एक मशीनरी लगी हुई है जिसके थ्रू ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है हमारा, मान लीजिए क्या है, हमारा एक एक्सक्रीशन फेज लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, एंटर करने के बाद में उसका सबसे पहला कार्य क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर के इस सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने का। राइट। सबसे पहले ड्रग हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाएगी बेटा जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। अब जो ये पहला स्टेप है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा जी, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड। हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट है हमारे ड्रग का, यानी कि हमारी ड्रग का वो मूवमेंट जहां पर हमारी ड्रग साइट ऑफ एक्शन से, है ना, हमारी क्या है, साइट ऑफ सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जिस साइट से हमने उसको एडमिनिस्टर किया है, जिस साइट से हमने उसको लिया है, उस साइट से वो ड्रग हमारे कहां पर, ब्लड स्ट्रीम यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यही बात मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाने का प्रयास किया था। अब यहां पर क्या है कि बेसिकली देखा जाए तो बेटा जी, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर देखिएगा वीक बेसिक ड्रग जैसे कि मोर्फिन हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास में क्या बेटा जी, एक ए नामक ड्रग है जो कि मेरी एसिडिक इन नेचर है। अब ये बात आप लोगों को दिमाग में बहुत अच्छे से और बहुत ही सटीक तरीके से बैठा लेनी है बेटा जी, क्या कि हमारी जो भी ड्रग होगी जैसे नेचर की होगी वो वैसे ही पीएच से जाकर के एब्जॉर्ब होगी। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात बोल दी, जैसे कि मेरी यहां पर ड्रग ए है जो कि एसिडिक इन नेचर है। अब हमारा एसिडिक पीएच स्टमक का होता है या इंटेस्टाइन का होता है, तो यहां पर सभी के सभी जो मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स हैं, सभी को पता होगा कि हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, सॉरी हमारे एसिडिक पीएच किसका होता है, स्टमक में होता है। तो यानी कि जो हमारी एसिडिक ड्रग होगी वो कहां से बेटा जी, हमारे स्टमक से, है ना, हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि भैया एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच से ही एब्जॉर्ब हो रही है,
इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट कि भैया कि एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होती है और बेसिक ड्रग बेसिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बेटा जी क्या, कि जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में बेटा जी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। जो भी हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। अगर जो मेरी ये एसिडिक ड्रग बेटा जी बाय चांस भी गलती से भी कहां पर पहुंच जाती है, इंटेस्टाइन में, तो बेटा जी वहां से मेरी जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आयोनाइज्ड में, है ना, आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और आयोनाइज्ड ड्रग का हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, वो हमारी प्रो ड्रग के केस में आ जाती है, तो वो हमारी एक्टिव ड्रग हो जाती है। तो बेटा जी बेसिकली क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म हमारी ड्रग की बनी रहे, है ना, उसका आयोनाइजेशन ना हो, दैट्स व्हाई जैसी ड्रग वैसे ही पीएच से एब्जॉर्ब होती है। कोई मेरी बेसिक ड्रग है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई मेरी बी नामक ड्रग है जो कि बेसिक इन नेचर है, जो कि क्या बेटा जी बेसिक इन नेचर है, तो ये कहां से एब्जॉर्ब होगी, मेरे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। कहां से एब्जॉर्ब होगी बेटा जी, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। और क्यों एब्जॉर्ब होगी वो भी आपको पता लग गया। अगर जो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से बेटा जी हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में सेंड कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर हमारे यही बोला गया है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज वाटर सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज लिपिड सोल्यूबल एंड ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। हमारी जो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है प्यारे बच्चों, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो एसिडिक ड्रग हमारी स्टमक से और बेसिक ड्रग हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो अलग बात है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिएगा यहां पर क्या है, मैंने क्या लिया हुआ है, ए बी सी और डी। देखिएगा मेरी ड्रग ए है जो कि एसिडिक इन नेचर है, कोई मेरी ड्रग है जो एसिडिक इन नेचर है, वो एब्जॉर्ब भी एसिडिक पीएच से हुई है, यानी कि मेरी ड्रग कैसी रहेगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल है, वो क्रॉस कर जाएगी और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर ही मेरी ड्रग है कोई जो कि एसिडिक नेचर तो है, पर लेकिन वो क्या बेटा जी मीडियम कौन सा सिलेक्ट कर चुकी है, बेसिक मीडियम सिलेक्ट कर चुकी है, यानी कि अब एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन शो कर देंगे, ये ड्रग हमारी आयोनाइज्ड हो जाएगी। और जो ड्रग हमारी आयोनाइज्ड हो जाती है वो क्या होती है बेटा जी, वाटर सोल्यूबल होती है। इट मींस जो हमारी ड्रग है वाटर सोल्यूबल रहेगी और ये क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऐसी मेरी बेसिक ड्रग है, पर लेकिन ये क्या है, एसिडिक मीडियम के पास में चली गई, यानी कि क्या होगा बेटा जी, यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन होगा मतलब ये भी मेरी क्या होगी बेटा जी, वाटर सोल्यूबल होगी, और इट मींस क्या होगा बेटा जी, ये भी क्रॉस नहीं करेगी। ऐसे मेरी एक और ड्रग है जो बेसिक इन नेचर है, एब्जॉर्प्शन भी इसका बेसिक मीडियम से ही होना है, बेसिक मीडियम के पास में ही ये गई है, यानी कि ड्रग हमारी क्या बेटा जी अभी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि हमारी ड्रग कैसी हो जाएगी, लिपिड सोल्यूबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, हमारी क्या है, बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। तो बात चारों की चारों समझ में आई, बड़ा ही सिंपल और सरल सा तरीका है क्या, कि देखो दोनों अलग अलग हो गए, एसिड बेस हो गया, बेस एसिड हो गया, तो हमारी क्या होगी, ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि वाटर सोल्यूबल होगी, यानी कि क्रॉस नहीं करेगी। और अगर जो दोनों चीजें सेम है कि एसिड ही ड्रग है और एसिड ही मीडियम है, या बेस ही ड्रग है और बेस ही मीडियम है, यानी कि ड्रग अब हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, यानी कि वो क्या है, हमारी क्रॉस चीजों को कर जाएगी। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा जी हमारी सोल्यूबिलिटी, पी हमारा स्टमक का खाली रहना, एम्पिटी पीएच होना, है ना, सॉरी एम्पिटी स्टमक होना, है ना, प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड की प्रेजेंस होना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है कि जो बोला जाता है कि खाने से पहले लेनी है ना, खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लेना, यानी कि वहां पर वो ड्रग क्या है, स्टमक एम्पिटी स्टमक में देनी है, खाली पेट देनी है।
और कुछ दवाई ऐसी बोली जाती है कि खाना खाने के बाद देनी है। ठीक है जी, तो बेसिकली दोनों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो यही रीजंस है। ब्लड फ्लो हमारा कैसा है ना, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग हमारा कैसा है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन हम लोगों को देखने को मिलता है बेटा जी। अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में सेंड कर दीजिएगा। है बिफोर एब्जॉर्प्शन कैसे आयोनाइज्ड हो जाएगी बेटा जी, एब्जॉर्प्शन से पहले कैसे आयोनाइज्ड हो जाएगा, अगर जो आयोनाइज्ड होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ना। ठीक है जी, चलेगा। अब हमारी एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, बायो अवेलेबिलिटी। क्या बेटा जी, बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अक्सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है बेटा जी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है हमारा, क्या बेटा जी, बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो डिटरमाइन द डोज, यानी कि हायर बायोबिलिटी यानी कि लो डोज, और लोअर बायोबिलिटी यानी कि हाई डोज हमारा। अब इसका मतलब क्या है भैया कि हायर बायोबिलिटी तो लो डोज हो गया या फिर लोअर बायोबिलिटी तो हायर डोज हो गया। देखिएगा बायो अवेलेबिलिटी होता है बेटा जी हमारा क्या, कि कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग, कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारी क्या हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। ठीक है, यानी कि क्या, जैसे मान लीजिए मैंने 100% मेरी कोई ड्रग ली और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची 70%। अब मैं 100 में से 70 माइनस कर दूं, मेरा एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितना था बेटा जी, ये था, है ना। अगर जो मैं बात करूं तो मेरा एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो ये था, पर पहुंची कितनी बेटा जी, पहुंची कितनी, 70%। यानी कि 30% ड्रग कहीं ना कहीं हमारी क्या हो गई, कहीं ना कहीं ड्रग का क्या हो गया, कहीं ना कहीं घपलाबाजी हो गया 30% ड्रग का। जो हमारी ये 30% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड के पास में नहीं पहुंच पाई है, यही 30% ड्रग हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। यानी कि एक तरीके से समझिए कि बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए हमारी ड्रग ने कुछ अमाउंट, है ना, कुछ हिस्सा पे किया है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका चला जाता है और रिमेनिंग ड्रग हमारी क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाती है। अब मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए मेरी ड्रग ए है जिसकी क्या है बेटा जी, जो 70% सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो मेरी ए ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी बेटा जी, 70% होगी। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा जो आईवी रूट के थ्रू यानी कि जो हमारे इंट्रावीनस जो रूट के थ्रू जो हमारी मेडिसिन दी जाती हैं उनकी बायोबिलिटी कितनी होती है बेटा जी, 100% होती है। क्यों, क्योंकि कि यहां पर हमारा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये नहीं होता है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कि प्यारे बच्चों आईवी इंजेक्शन डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में दिए जाते हैं, जिस कारणवश जितनी दवाई ली है वो सारी की सारी तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंची गई ना, वो लीवर के पास में तो गई नहीं। अब लीवर के पास में गई नहीं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ। तो जो हमारा आईवी रूट होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है बेटा जी, 100% होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा डेफिनेशन पोर्शन पर आ जाते हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस टू द ब्लड, हमारा क्या कितना ड्रग हमारा क्या है ब्लड के पास तक पहुंचा है, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बायो अवेलेबिलिटी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ यू टेक 100 यूनिट ऑफ अ ड्रग बाय ओरल रूट एंड 70% यूनिट रीचेस टू द ब्लड देन द बायोबिलिटी इज 70%। क्या बात बोलेगी, जैसे हमने 100% कोई ड्रग ली उसमें 70% सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंची, तो हमारी जो उस पर्टिकुलर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी बेटा जी, 70% होगी, है ना। डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट द बायो एबिलिटी। जो हमारी किसी भी ड्रग का क्या होता है बेटा जी, हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, और साथ ही साथ बात की जाए जो हमारा डिसोल्यूशन रेट होता है ये हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को। अब यहां तक की बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे देंगे जल्दी से बेटा जी। चलिएगा बेटा जी, आगे बात करते हैं हम हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, कि बायो अवेलेबिलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको एक ग्राफ टाइप का दिखाई दे रहा होगा,
अब देखिएगा सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा, बट जैसे मैं ये ग्राफ आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे भैया वाह मजा आ गया। देखिएगा एयूसी यानी कि एरिया अंडर कर्व डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। हमारी क्या है कि जो एरिया अंडर कर्व बनता है, जो हमारा एक एयूसी यानी कि एरिया अंडर कर्व में यहां पर बनाऊंगा, एक कर्व बनाऊंगा जिसको हम एयूसी यानी कि कितना एरिया बेसिकली हमारा कर्व कवर कर रहा है, ये हमारा क्या करता है बेटा जी, बेसिकली एक्सटेंट बताता है कितना हमारा ड्रग के एब्जॉर्प्शन का। टी मैक्स यानी कि मैक्सिमम टाइम टेकन डिस्क्राइब द टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी कि पीक कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितना समय लगा, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, टी मैक्स होता है। सी मैक्स मतलब डिस्क्राइब मैक्सिमम कंसंट्रेशन। सी मैक्स हमारा क्या होता है कि वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना है और उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, वो टी मैक्स, और वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना वो हमारा होता है सी मैक्स। अब आप बोलोगे भैया क्या सी मैक्स, क्या टी मैक्स, क्या एसीयू, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, आ जाइएगा। अब यहां पर हम आपको अलग से ग्राफ बना करके दिखाते हैं, मेरे साथ में आप लोग भी बनाइएगा ताकि कि आप लोगों को इजी टू यूज रहे, है ना, इजीली आप लोग भी इस ग्राफ को बना सके। मेरे साथ में आप लोग भी इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों। चलिएगा यहां पर अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक डॉटेड लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक डॉटेड लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलिएगा अब मैं नाम देता हूं, देखिएगा बेटा जी यहां पर ये मेरा क्या है बेटा जी, MEC, ठीक है, क्या है बेटा जी, MEC, अभी फुल फॉर्म बताऊंगा, लिख लेना आप लोग। ये मेरा क्या है बेटा जी, MSC, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा जी, इतना, ये मेरा क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ओके। अब मेरी कोई भी ड्रग है, उसका कर्व मेरा क्या है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, कोई भी कर्व है जो कि मेरा कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, है ना। ये ऊपर जो मेरा ये वाला एरिया बचता है, ये मेरा एरिया जो है, ये मेरा क्या है बेटा जी, मेरा टॉक्सिक इफेक्ट वाला एरिया है, ठीक है जी। जो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया आया है, ये वाला, जो ये वाला एरिया हम लोगों को मिला है, ये वाला एरिया क्या है बेटा जी, AUC है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है जी। ये वाला एरिया बेटा जी हमारा क्या है, AUC है। अब यहां पर हमारा क्या है बेटा जी, यहाँ ये वाला मेरा पीक पॉइंट है, अगर जो आपको दिख रहा होगा, तो यहां इस पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अमाउंट लगा मेरी ड्रग का, तो वही मेरा क्या होता है बेटा जी, सी मैक्स होता है, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ओके। उसके बाद में अब भाई देखो, मैं 0 मिनट से शुरू हुआ हूंगा, 0 मिनट से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए मुझे जितना टाइम लगा होगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो यही यहां पर मेरा क्या जाता है, टी मैक्स होता है, यानी कि क्या, टाइम टेकन टू रीच द सी मैक्स, दैट वाज टी मैक्स, कि हमारा कितना समय लग रहा है सी मैक्स तक पहुंचने के लिए, वही हमारा टी मैक्स होता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम टेकन, ओके जी। चलिए अब यहां पर बात आ जाती है बेटा जी, हमारी MEC क्या है, MEC है बेटा जी हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, क्या है बेटा जी, MEC हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और MSC क्या है बेटा जी, हमारा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अब आप बोलोगे भैया मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ये पल्ले नहीं पड़ा, बताते हैं। देखिए किसी भी दवाई को अगर जो काम करना है बेटा जी, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो MEC को क्रॉस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई दवाई है, मैं रेड पेन से नहीं, मैं यहां पर बेटा जी ग्रीन पेन से बनाता हूं। जैसे कोई मेरी दवाई है बेटा जी, और वो क्या है, यहां से जाकर के ऐसे बाहर निकल गई, यहां से गए और ऐसे बाहर निकल गई, यानी कि इस दवाई ने MEC को क्रॉस नहीं किया, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या बेटा जी, इस दवाई का कोई इफेक्ट नहीं दिखा, बॉडी में गई और बाहर निकल गई, है ना। किसी भी दवाई को अगर जो काम करना है प्यारे बच्चों, तो उसको MEC को क्रॉस करना ही पड़ेगा,
मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को जब तक कोई दवाई क्रॉस नहीं करेगी तब तक उसका कोई इफेक्ट, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर अबाउट दैट, पर हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दवाई ग्रीन वाले का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब दूसरी दवाई आ जाती है बेटा जी जिसने एमईसी को तो क्रॉस कर लिया, पर हमारी हर एक दवाई काम करने के लिए एमईसी को क्रॉस करना चाहिए, बात हमें पता लग गई। विद हार्ट वाला इमोजी कंफर्मेशन देंगे, चलिएगा। अब हर एक दवाई को बेटा जी, हर एक दवाई को एक दायरे में रहना पड़ता है, चाहे कोई इंसान हो चाहे कुछ भी हो, एक दायरे में रहे तो अच्छा है। तो किसी भी दवाई को काम करने के लिए एमईसी को क्रॉस करना पड़ेगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, और वो कितने हद तक जा सकती है, बस यहां तक, एमएससी तक, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक। अगर जो किसी भी दवाई ने इस सेफ कंसंट्रेशन वाली लाइन को, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या है, पार किया, तो यानी कि उसके साथ में कुछ ना कुछ बवाल होगा। यानी कि मान लीजिए मेरी कोई दवाई आई बेटा जी निकल करके व्हाइट कलर की ले लेते, व्हाइट कलर की नहीं लेते हैं, पर्पल कलर की ले लेते हैं। कोई दवाई आई पर्पल कलर वाली और ये क्या है बेटा जी, हमारा एमएससी को क्रॉस कर गई। अब इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन तो देखने को मिलेगा ही, पर साथ ही साथ हमें इसका क्या बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि इसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ दवाई होती है ना जिन्होंने लेने के बाद शरीर में रैशेज होने लगते हैं, खुजली सी लगने लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, तो ये सब कुछ क्या है, साइड इफेक्ट्स है। कोई भी दवाई साइड इफेक्ट क्यों दिखाती है, क्योंकि उसने एमएससी यानी कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को भी पार कर दिया है। समझ में आई बात। तो यानी कि किसी भी दवाई को काम करने के लिए मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करना पड़ेगा और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के दायरे में सीमित रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मेरी ये वाली दवाई थी जो ये व्हाइट कलर वाली थी। आई बात समझ में। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे तो बेसिकली यही सब कुछ आपका यहां पर लिखा हुआ है, यही सेम चीजें आप लोगों की यहां पर लिखी हुई है। और जो हमारा आईवी रूट होता है, इंट्रावीनस रूट होता है, तो उसका क्या बेटा जी, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, बात हमें पता है। और इसी के साथ में आप लोगों का प्यारे बच्चों एब्जॉर्प्शन नामक टॉपिक समाप्त हो गया है, ठीक है जी। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अब हमारी दवाई क्या है, एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई। अब वो क्या होगी, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। कोई ड्रग प्लाज्मा के साथ में जाकर के बाइंड कर लेगी, सॉरी प्रोटीन के साथ में जाकर के बाइंड कर लेगी, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में, एल्बुमिन के साथ में जाकर के बाइंड कर लेती है, ठीक है जी। तो यहां पर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग वीडी से भी डिनोट करते हैं, ये वीडी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वीडी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, वीडी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोलता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड। यही बात मैंने अभी आपको बोली कि जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो हमारी दवाई है वो कहां पर पहुंचती है बेटा जी, हमारे कहां पर पहुंचती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब दवाई पहुंची, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। अब वो कहां पर जाएगी, अलग अलग टिश्यूज के पास में जाएगी, अलग अलग ऑर्गन के पास में जाएगी, यानी कि वो बट जाएगी, उसका बंटवारा किया जाएगा ना, उधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे करके उस दवाई का क्या है, बंटवारा किया जाएगा। वेरी स्मॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टाइप एंड टिश्यूज ऑर्गन। हमारे कि हमारे का जो वेरी स्मॉल जो हमारे क्या होता है बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वीडी होता है बेसिकली, वो कभी कभी हमारे क्या किसी किसी ऑर्गन या किसी किसी टिश्यू या फिर किसी किसी हमारे क्या पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए वर्क नहीं करता है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ लेता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में ड्रग पहुंची है उसका अमाउंट, डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, कि प्लाज्मा के अंदर हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन पर्टिकुलर अब क्या है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में हमारी बात आएगी कि व्हाट वाज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, है ना। अब यहां पर देखिए बाइंडिंग का बड़ा ही एक क्रूशियल रोल रहता है बेटा जी। कैसे क्रूशियल रोल रहता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब ड्रग जाती है और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचती है, तो ऐसा नहीं कि जितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंची सारी की सारी जाकर के जो साइट ऑफ एक्शन है, जो रिसेप्टर है, उस पर जाकर के बाइंड करेगी और काम करना शुरू कर देगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
होता क्या है कि हमारी कुछ मात्रा में ड्रग जाकर के बाइंड कर जाती है, कुछ ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ में बाइंड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन बताया था, एल्बुमिन बताया था, इनके साथ में बाइंड कर लेती है। तो देखिएगा हमारा कि इट इज द फ्री फॉर्म विच इज नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ अ ड्रग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। क्या बात बोलेगी बेटा जी, देखिएगा अब यहां पर आइएगा आप लोग, यहां पर देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरी ड्रग कहां पर पहुंची बेटा जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। ड्रग कहां पर पहुंची, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना। ड्रग कहां पर पहुंची बेटा जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास में पहुंची। चलिएगा, पहुंच गए भैया। अब क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जैसे हमारी ड्रग पहुंची, अब ऐसा नहीं कि जितनी भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची वो सभी की सभी साइट ऑफ एक्शन पर जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पर जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारी कुछ परसेंटेज, सम परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारी क्या कर लेती है, हमारी बाइंडिंग कर लेती है, किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में। अब जो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड है, यानी कि अभी ये क्या है, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची ही नहीं है, यानी कि अभी ये एक्टिव हुई नहीं है, आयोनाइज्ड हुई नहीं है, तो इसका मतलब अभी इसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। अब जो ड्रग साइट ऑफ एक्शन के पास तक पहुंची है, अब ये ही पर्टिकुलर ड्रग बेटा जी हमारे किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है। यही पर्टिकुलर ड्रग्स हमारी कहां जाती है बेटा जी, मेटाबॉलिज्म के लिए जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में 70% ऑफ ड्रग पहुंची तो 70 के 70% ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर नहीं जाएगी, नहीं, कुछ परसेंटेज तो यहां पर जाएगी साइट ऑफ एक्शन के पास में, और कुछ परसेंटेज हमारी क्या है, प्रोटीन के साथ में जाकर के बाइंड कर लेगी। अब जो ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर पहुंची है, खाली वही ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड की हुई है, अभी इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो की तो रखी रहेगी, है ना, है ना। क्यों, क्या दिक्कत है बेटा जी इवनिंग में, इवनिंग में क्या दिक्कत है, कुछ समस्या है इवनिंग में, क्यों भाई, इवनिंग में कुछ समस्या है क्या। नहीं बेटा, अब आपके लिए अकेले बच्चे के लिए ऐसे थोड़े ना, और किसी के लिए भी नहीं होगा ऐसा, तो अब आपके अकॉर्डिंग थोड़े ना क्लासेस कंडक्ट होगी कि जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमारी सभी ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो ड्रग हमारी साइट ऑफ एक्शन पर पहुंची है खाली उसके लिए ही, उतना उसके लिए ही हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। चलिएगा, आ जाइएगा, वापस आ जाते हैं, देखिएगा जरा। तो ये चीज यहां पर बोली गई, इट इज फ्री फ्रॉम विच इज नॉट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ड्रग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, देयरफॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक ड्रग लॉन्ग एक्टिंग बाय रिड्यूसिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। अब यहां पर क्या बात बोली गई बेटा जी, अब क्या होता है कि ये, अब आप बोलोगे भैया प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गई, अब भैया ये तो नुकसान हो गया हमारा कि साइट ऑफ एक्शन उतना नहीं देखने को मिला। जितना साइट ऑफ एक्शन के लिए चाहिए था उतना बॉडी ने भेज दिया, बच्चे कुचे को अपने पास स्टोर करके लेकर। देखो हमारी बॉडी कितनी चीजें सिखाती है। जैसे क्या है कि ऐसे समझो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आए, और उसने क्या कर दिया, 1 लाख के 1 लाख रुपए उड़ा दिए, है ना, उड़ा दिए, चले गए, है ना, चले गए, चले गए 1 लाख रुपए आए, उड़ा दिए, यूज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढिंकाना कर दिया। बचा क्या अब, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा। वहीं पर एक मेरे जैसा आदमी है जिसके पास में 1 लाख रुपए आए, जिसके पास में 1 लाख रुपए आए, उसने क्या किया, कुछ परसेंटेज तो उसका यूज कर लिया और बचे कुचे की कर ली सेविंग, कि आगे चल के भी जरूरत पड़ी तो मैं यहां से उपयोग कर सकता हूं। ऐसी हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी क्या करती है कि जो ये बाइंड हुई है इसको एज एन स्टॉक के तौर पर, यानी कि इसको बाद में फ्यूचर के लिए यूज करेगी। ऐसे थोड़े ना कि ऐसे बाइंड करके रख लिया, वो जिस काम के लिए आई है, अगर जो फ्यूचर में भी उस चीज की जरूरत पड़ी, है ना, तो उसके लिए हमारी क्या है, जो ड्रग है वो ये पर्टिकुलर कार्य करेगी, यानी कि इन फ्यूचर भी उसको वो यूज करेगी। ऐसा नहीं कि वो बस बाइंड होकर के उसका वो यूजलेस हो गया, नहीं। प्रोटीन के साथ में जैसे एक वो होता है ना कि हमारा लोकर अकाउंट होता है कि उसमें कोई ना कुछ हमारी सेफ रख दी, तो हमारी एक एफडी टाइप है ये, कि हमारी जो दवाई है उसकी थोड़ी सी एफडी हमने प्रोटीन के पास में स्टोर करके रख दी, जब जरूरत होगी बॉडी को तो वहां से रिलीज होगा, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, काम करेगा और बॉडी से मेटाबोलाइट हो जाकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा।
क्लियर हुई बात बेटा जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर जो क्लियर हो गया तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मेटाबॉलिज्म। चलिएगा जी, आ जाइएगा। मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब हमारी जो ड्रग साइट ऑफ एक्शन के पास में गई, अब उसको क्या किया जा रहा है, अब उसको तैयार किया जाएगा। जब वो अपना काम कर चुकी है, अब उसको बोला जाएगा इधर आओ, काम हो गया बेटा जी आपका, अब बाहर निकलो। अब उसको तैयार किया जाएगा कि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। मेटाबॉलिज्म एक तरीके से हमारा वो स्टेप है बेटा जी, जहां पर हमारी दवाई को गेट रेडी है ना, तैयार किया जाता है कि अब जाइए, आप चले जाइए, अब आप बॉडी से बाहर निकल जाइए, उसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है जी, तो देखिएगा, मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, है ना, मेक ड्रग एक्टिव यानी कि इनएक्टिव। अब देखिए हमारी ड्रग क्या थी, साइट ऑफ एक्शन पर गई, साइट ऑफ एक्शन पर जाने के बाद में ड्रग क्या हुई होगी, एक्टिव हुई होगी। एक्टिव मतलब क्या भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, अब आप ऐसे हो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, है ना। अब आप ऐसी कंडीशन में हो, आप एक्टिव हो नहीं, तो क्या आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई आप हो ड्रग, आप हो ड्रग, पेपर है साइट ऑफ एक्शन, एग्जाम सेंटर, तो जब आप साइट ऑफ एक्शन पर जाएंगे तो आपका एक्टिव हो गए, आप एक्टिव होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है जी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं भी होंगे तो, है ना। अब जो ये एक्टिव ड्रग है, अब इस ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म वाला ही फेस है। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा क्या होता है कि हमारी एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव किया जाता है ना। मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लीवर, किडनी, लंग्स। हमारा मेनली जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में ही होता है, पर लेकिन किडनी, लंग्स ये भी हमारे अलग अलग हमारी पोर्शंस है जहां पर हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होती है, लीवर होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा भी हमारी अदर साइट्स होती है, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी अदर हमारी साइट्स होती हैं। बट जो प्राइमरी साइट होती है हमारी मेटाबॉलिज्म की, वो क्या होती है बेटा जी, लीवर होती है। ओके, जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो वो वाटर सोल्यूबल कन्वर्ट होगी, अनआयोनाइज्ड ड्रग है तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है जी, क्योंकि कि जब ड्रग का कन्वर्जन होगा, एक्टिव ड्रग है तो इनएक्टिव में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि कि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना। ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। हम हमारी जो ड्रग है बेटा जी, वो हमारी मेटाबोलाइज क्या है, किन किन स्टेप के थ्रू होती है। हमारी जो एक्टिव ड्रग है उसको एक्टिव मेटाबोलाइट में रखा जाए। माइनर कंडीशन में ऐसा होता है, बहुत ही कम कंडीशन में, कि एक्टिव ड्रग को मेटाबॉलिज्म के बाद में भी वो एक्टिव ही है और वो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है। दूसरा हमारा क्या होता है, जो इनएक्टिव ड्रग है उनको एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है। यह केस आता है प्रो ड्रग का। जो हमारी प्रो ड्रग होती है वो बेटा जी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, और मेटाबॉलिज्म के बाद में उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर वो हमारी बॉडी से बेसिक एक्सक्रीट आउट नहीं होती, बॉडी में एंटर करती है वहां के थ्रू। ठीक है जी, और एक्टिव ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होना, ये हमारा होता है बेटा जी मेजर। सबसे ज्यादा ये होता है कि एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करो और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम काय को आएगी, अगर जो कोई चीज एक्टिव रहेगी तो वो भाई बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी ही नहीं ना, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे हो जाएगी। बॉडी तो उसको बोलती रहेगी तू तो एक्टिव है, काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे। भाई जब तक उसको इनएक्टिव नहीं करेंगे तो बॉडी तब तक उसको एक बाहर निकालेगी ही नहीं। तो मेटाबॉलिज्म तो ये बोलता है ना कि भैया बाहर आपका समय हो गया। अब एक मजदूर है, वो पूरे दिन काम कर रहा है एनर्जी के साथ में, तो मालिक तो बोलेगा और करता जा, करता जा, करता जा, करता जा। फिर एक समझदार इंसान आया, भाई साहब थोड़ा सा थकान वकान दिखाओ मालिक को तभी छोड़ेंगे। तो क्या है, फिर क्या है, ये मेटाबॉलिज्म आया, दवाई के पास दवाई काम कर रही थी, एक्टिव थी, कर रही, मेटाबॉलिज्म आया, मेटाबॉलिज्म आकर के बोलता है कि भैया इनएक्टिव बन जाओ, तभी ये छोड़ेगा वरना नहीं छोड़ेगा। तो क्या है कि एक्टिव ड्रग से फिर इनएक्टिव में कन्वर्जन होगा और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है जी, भाई जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटर थोड़ी ना करा रहे ड्रग का, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जो हमारी बॉडी के लिए चीजें यूज टू नहीं रहती है, बॉडी उन्हें तो बाहर निकालती है ना।
या फिर खाना भी जो यूज टू है उसको तो रखेगी बॉडी अपने पास में ही, और जो यूज टू नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। यही तो मैकेनिज्म पर काम करती है हमारी बॉडी। आप बॉडी से अपना जो हम क्या है फीसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू, पोटी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है सब क्या है, वेस्ट ही तो है ना। इसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, इसकी बॉडी को जरूरत थोड़ी ना है, बट अगर जो जरूरत होती तो बॉडी इसको अपने अंदर ही रखे रखती, बाहर निकालती नहीं कभी भी। ठीक है जी। अब बात आई हमारी एक कॉन्सेप्ट की, प्रो ड्रग की। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रो ड्रग क्या होती है, व्हाट इज प्रो ड्रग? प्रो ड्रग ब्रो, ठीक है जी। प्रो ड्रग हमारी क्या होती है, ड्रग विच शोज देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन आफ्टर द, या फिर हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग काम करता है, तभी इसका नाम क्या है, प्रो ड्रग, है ना। जैसे आपने देखा होगा नूब और प्रो, तो ये प्रो ड्रग वही काम करती है। प्रो ड्रग हमारी क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर अपना एक्शन शो करती है, फिर अपना एक्शन शो करती है। ठीक है जी, ओके। प्रो ड्रग के केस में ऐसा होता है, जैसे लीवोडोपा है, प्रो ड्रग है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा जी, डोपामीन में कन्वर्ट होती है। ठीक है। एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा डाइजीपाम है, ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारा ऑक्साजीपाम में। ठीक है जी। वहीं पर हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टाइप के बारे में बात करें तो हमारे 2 टाइप की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा जी फेज 1, फेज 1, और एक होता है बेटा जी फेज 2, फेज 2, फेज 1 और फेज 2। ठीक है जी। चलिए, अब यहां तक की बात जिस बच्चे को क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर फेज 1 के अंदर हमारी कौन कौन सी रिएक्शन आती है और फेज 2 के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आती है उसके बारे में बात करें। जैसे फेज 1 में हमारे आते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सब हमारी फेज 1 की रिएक्शंस है। फेज 2 में हमारी आ जाती है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, है ना, मिथाइलिन हमारा, है ना, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ये सब हमारी आ जाती है किसके अंदर बेटा जी, हमारी फेज 2 रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। अब यहां पर हमारा एक एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारा क्या है, साइटोक्रोम P450, हमारा इसका नाम क्या, CYP450 हमारा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इस CYP450 में कौन सी चीज क्या है, जैसे CYP की बात करें तो साइटोक्रोम P है। अब ये जो हमारा 450 है, तो पहला वर्ड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा जी, किस फैमिली का एंजाइम है ये। दूसरा वर्ड हमारा रिप्रेजेंट करता है कैसे जीन है, और तीसरा वर्ड हमारा रिप्रेजेंट करता है जीन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 450 हमारा ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। साइटोक्रोम P450 इज इनहिबिट बाय कीटोकिनोजोल, हमारा जो साइटोक्रोम P450 हमारा रहता है बेटा जी, उसको इनहिबिट किया जाता है किसके द्वारा, हमारे कीटोकिनोजोल के द्वारा बेटा जी। अब जो ये फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन है, तो हमने देख लिया कि कौन सी के अंदर कौन सी रिएक्शन आती है, बट फेज 1 रिएक्शन के क्या मैकेनिज्म होता है, फेज 2 रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं बेटा जी। यहां पर देखिएगा फेज 1 रिएक्शन हमारी रहती है, फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट रहता है ना, हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट है, कोई भी ड्रग है हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट है, फेज 1 में गई, इनएक्टिव में कन्वर्ट हुआ, एक्सक्रीट आउट हो गई, नॉर्मल प्रोसेस है। बट हमारा क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट है, फेज 1 में गया, बट फिर भी वो एक्टिव मेटाबोलाइट ही रहा, तो अब वो कहां पर जाएगा बेटा जी, यानी कि वो प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग के केस में ऐसा होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद में एक्टिव मेटाबोलाइट बना हमारा। अब प्रो ड्रग हमारी फेज 2 में जाएगी, फेज 2 में जाने के बाद में क्या होगा बेटा जी, हमारा इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, और फिर वहां से जाकर के हमारा वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, और उसके टाइप हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से बता दो, और नहीं क्लियर हो तो हम अलग से आपको चार्ट बना करके समझा देंगे। क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा, और नहीं क्लियर हो बेटा जी तो हम आपको अलग से चार्ट बना करके समझा देंगे। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं। अच्छा, आपके कॉलेजेस में पहली यूनिट पढ़ा दी गई है क्या बेटा जी?
आपके कॉलेजेस में पहली यूनिट पढ़ा दी गई है बेटा जी फार्माकोलॉजी की। अच्छा, किसके कॉलेज में कौन सी यूनिट चल रही है, किस सब्जेक्ट की, मेंशन कीजिएगा जल्दी से। किसके कॉलेज में कौन सी यूनिट चल रही है, एक बार जल्दी से चैट सेशन में मेंशन कीजिएगा फटाक से, फटाफट। सब सब्जेक्ट का बताइए, ऐसे एक का नहीं, सब सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का पूछा है मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, बहुत सारे कॉलेज में लगभग आधा सिलेबस हो चुका है और एक दो कॉलेजेस में पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, 25 तारीख तक हम सबसे आगे निकल चुके होंगे, डेफिनेटली, प्रॉमिस है, पक्के वाला। ठीक है, चलिएगा बेटा जी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सक्रीशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्सक्रीशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन हमारा क्या होता है? अब हमारे क्या बॉडी से ड्रग, हमारी क्या सब कुछ तैयार हो चुका, बस अब बॉडी के पास अब उस मुकाम पर ड्रग जा चुकी है, बस बॉडी से बाहर फेंकना है। ठीक है जी। अब देखिएगा हमारा रिमूवल ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारा कि हमारी बॉडी से ड्रग का रिमूवल करना या फिर उसके मेटाबोलाइट का रिमूवल करना, यही हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन हमारा किसके द्वारा बेटा जी? किडनी के द्वारा, बाइल के द्वारा, स्वेट के द्वारा, टीयर के द्वारा, मिल्क के द्वारा, इन सब के द्वारा हमारा जो है बॉडी से चीजों का, है ना, एक्सक्रीशन किया जाता है। बट मेजर जो साइट ऑफ द एक्सक्रीशन होते हैं वो हमारी कौन सी होती है बेटा जी? किडनी होती है। रेट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। कि हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन कैसे निकालते हैं? कितना फिल्टर हुआ उसका रेट, उसमें जोड़ेंगे कितना रेट हमारा सिक्रेशन हुआ, और उसमें से घटा देंगे इन दोनों के जोड़ में से क्या बेटा जी? कितना हमारा ड्रग क्या है बेटा जी? रीएब्जॉर्ब हुआ, यानी कि वापस आया। जैसे कभी कभी होता है ना कि और रुको रुको, इसको गलत भेज दे, इसको वापस बोलो वापस बोलो वापस बोलो, ऐसा होता ना, तो ये वाली बात है। ठीक है। मेजर रोल ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट और हमारा बेटा जी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये हमारे दो साइट ऐसी हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं बेटा जी हमारे क्या है? ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए। अगर जो काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो हमारी हाफ लाइफ यहां पर आएगी, क्लियरेंस हमारे यहां पर आएगा बेटा जी, और हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा यहां पर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी। अब ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन यानी कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में हमारी दो चीजें रहती है बेटा जी, एक होता है हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक और एक होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक हमारा कैसे काम करता है? कांस्टेंट अमाउंट में चीजें यहां से बाहर निकलती है। जैसे कि हमारा, जैसे मैंने 1000 mg कोई डोज ली है ना, जैसे मेरे यहाँ पर क्या होगा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हमारा क्या होगा? जैसे मैंने कोई 1000 mg ड्रग ली, अब ये किसमें से क्या हुई? 100 mg माइनस हुई तो 900 बची, फिर 800 बचेगी, फिर 700 बचेगी, है ना, फिर 600 बचेगी। तो इस तरीके से काम करता है। बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कैसे काम करते हैं? जैसे 1000 mg थी, फिर उसके बाद में कितनी बची? 500 mg बची, फिर उसके बाद में कितनी mg बची? 250 mg बची, फिर कितने बची? 125 mg बची। तो इस तरीके से, है ना, यानी कि हाफ ऑफ द पीरियड हमारा चलता रहेगा, हाफ होते रहेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, है ना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हमारी जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है। एक टाइम ऐसा भी आएगा भाई, ये चीज क्या हो जाएगी? 100% जीरो हो जाएगी, है ना। ऐसे चलते चलते 400, फिर 300 आएगा, है ना, फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, और फिर लास्ट एट द एंड जीरो आ जाएगा। बट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जीरो कभी आने का ही नहीं। पॉइंट 0.0000000 चाहे पॉइंट में बात चलते रहे, बट हमारी वहां पर चलती ही रहेगी। ठीक है। वहीं पर बात की जाए बेटा जी, हमारा यहाँ पर देखिएगा कि हमारा चलता ही जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। ठीक है। अगर जो हम लोग बात करने हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक के केस में, जो हमारा क्लियरेंस है वो हमारा किसके बेटा जी? हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल विपरीत। और वहीं पर ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो क्लियरेंस है वो क्या होता है बेटा जी? कांस्टेंट होता है। क्लियरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में, कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है बेटा जी? हमारा लीनियर ग्राफ ड्रॉ होता है, क्योंकि क्या है? डाउनफॉल बिल्कुल सेम दिशा में जा रहा है। बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है बेटा जी? जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक ड्रॉ होता है। कैसा ड्रॉ होता है बेटा जी? पैराबोलिक। ठीक है जी। आप लोग कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये हमारा रहता है, तो यही हम लोगों का क्या है बेटा जी? फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, जो कि हमारा इसी के साथ में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बात इतनी क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में बेटा जी?
जो हमारी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, जो हमारी क्या बेटा जी जो कुछ नेम हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, है ना, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, हमारा ड्रग टॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, ये सब कुछ अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आज के लेक्चर में जितना मैंने पढ़ाया है, जिस जिस बच्चों को समझ में आया है वो फटाक से हार्ट वाले इमोजी के साथ में बेटा जी क्या भेजेगा, एक स्माइली वाला फेस भेजेगा, ताकि कि मुझे पता लग सके कि हाँ आप लोग हैप्पी हैप्पी हैं आफ्टर दिस सेशन। फटाक से बेटा जी। फिर 15 तारीख के बाद में हमारी दो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दिन में, मतलब कि एक दिन में 2 क्लासेस हुआ करेंगे। बस ज्यादा हेक्टिक मुझे आपको नहीं देना, ज्यादा सिर में दर्द करना आप लोगों के, ज्यादा हेक्टिक होना नहीं। कल आप लोगों के 2 दिन आपके टेस्ट चलेंगे अब, है ना, तो 2 दिन आप अपने टेस्ट दीजिएगा। गुमसुम है क्यों आज तू, बोलना बोलना। अच्छा एक और बात बताओ, यहां पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है? परसेंटेज में बताइएगा, किसको कितने परसेंटेज में इंतजार है अपने 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट का? जल्दी से बताइएगा। चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा कुछ जो माइनर टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा जी आप सभी लोगों के लिए अभी 9 बजे यूट्यूब पर भी लेक्चर आने वाला है फार्माकोलॉजी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, कल टेस्ट होगा आप लोगों का, टेस्ट आपका मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग 9 बजे तक चलेगा कल का टेस्ट। और जो परसों का टेस्ट होगा आप लोगों, नहीं कल मॉर्निंग 9 बजे से नहीं, 11 बजे से टेस्ट आपका कल स्टार्ट होगा। 11 बजे से, है ना, 11 बजे से कल आपका रात के 9 बजे तक टेस्ट चलेगा, और फिर परसों भी 11 बजे से रात के 9 बजे तक आपका टेस्ट चलेगा। तो 2 दिन इस बार लगातार टेस्ट होंगे, या तो 12 की शाम को ही, वरना 13 की शाम को हम लोग क्लास लेंगे। और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे जो प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू हैं वो कैसी तैयारी कर रहे हैं। सर 100% ओनली इंतजार है। ओके वेरी गुड, चलेगा जी, आ जाइएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की, हमारी कोई भी जो ड्रग है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू कार्य करती है। देखिएगा हमारा, अगर जो बात करूं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा जी हमारा क्या, रिसेप्टर। कौन आ जाता है? रिसेप्टर। कोई भी ड्रग है हमारी वो किसके साथ में, अपने साइट ऑफ एक्शन यानी कि रिसेप्टर के साथ में जाकर के बाइंड करती है। ठीक है, और उसके बाद में बेटा इसी वजह से तो 9 बजे तक रखा है ना, 6 बजे तक कॉलेज से हर एक बच्चा आ जाता होगा, तो 6 से 9 बजे तक अटेम्प्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग है, जो कॉलेज जाते ही नहीं है, तो वो दिन में अटेंड कर लेंगे। ठीक है, कल बेटा जी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पूरी यूनिट आएंगे, यानी कि तीनों यूनिट में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट क्वेश्चंस जो आपके कल के टेस्ट में आएंगे, उन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से फाइनल एग्जाम में नहीं आने वाला है, इतना मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, और इतना बड़ा प्रॉमिस कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि इट मींस कि कल का टेस्ट अगर जो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो वो टेस्ट देने के बाद में आप अगर जो जैसे मान लीजिए कल का टेस्ट 40 नंबर का हुआ ऑर्गेनिक का, और उसमें से आपने अगर जो 30+ भी स्कोर कर लिया, तो ये समझिएगा कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा 4th सेमेस्टर में आपकी दुनिया की कोई ताकत बैक नहीं लगा सकती है। तो बहुत बड़ा कमिटमेंट दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, वहीं पर एक फार्माकोलॉजी का टेस्ट आपका परसों को होगा 12 तारीख में। तो 12 तारीख में जो आपका टेस्ट होगा फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट का, अगर जो आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और पहली यूनिट आपने अटेम्प्ट कर ली, तो अगर जो आपके वो मान लीजिए जैसे 20 नंबर की यूनिट आई और उस 20 में से आपने 15+ स्कोर कर लिया, तो ये समझिएगा कि फाइनल एग्जाम में आपने अपने 10 से 12 नंबर फार्माकोलॉजी के कंफर्म कर लिए। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? सो आर यू रेडी फॉर टुमारो टेस्ट, यस और नो विद हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में कंफर्मेशन बताएगा। अब देखिएगा बेटा जी मैंने क्या बोला, हमारा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे के जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हम जिसको क्या है बेटा जी, बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। या फिर हमारा जो कहां पर लोकेटेड होता है बेटा जी, हमारा सरफेस ऑफ द सेल, या तो सेल की सरफेस पर यानी कि सेल के बाहर ही प्रेजेंट होंगे, या फिर इनसाइड द सेल यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारा क्या बेटा जी,
सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इंटरेक्ट द रिसेप्टर रिस्पॉन्स हमारा। अब देखिएगा होता क्या है, इसको आप लोग इतनी इंग्लिश बोलोगे कि भैया आप इतनी इंग्लिश बोलोगे तो बस समझ में आ गया हमारे। तो देखिए कोई भी ड्रग है बेटा जी, अगर जो उसको खुद का कार्य पूर्ण करना है तो उसको किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होना ही पड़ेगा। जैसे आपको आपकी डिग्री लेनी है तो डिग्री लेने के लिए भाई आपको किसी ना किसी रिसेप्टर यानी कि किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आप थोड़ा सा प्लीज इन एरोगेंट क्वेश्चन नहीं पूछा करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। इज द टाइम टेबल वॉज गिवन टू यू, देयर वॉज द फार्माकोग्नोसी क्लास ऑन ट्यूसडे, से यस और नो। क्या जो आपको टाइम टेबल मिला हुआ है उसमें ट्यूसडे को फार्माकोग्नोसी की क्लास है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्लास कैसे हो जाएगी? तो व्हाई शुड यू आर पुटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई? समझा करो थोड़ा सा। हाँ जी 11 AM से 9 PM, ठीक है। तो उसको रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमारी कोई भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमें बेटा जी एक्शन देखने को मिलता है। अब ये एक्शन हमारा डिजायर्ड यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हो सकता है बेटा जी। और हमारा बेटा जी ये क्या है बेटा जी, टॉक्सिक यानी कि साइड इफेक्ट भी हो सकता है ना। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है और टॉक्सिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है ना। अरे कोई नहीं, सॉरी वोरी ना करे, मैं जस्ट बोला है कि आप उस चीज को देखा तो करो जो आपको मिली हुई है। वही तो चीज मैं बोलता हूँ हमेशा, इसी चीज की तो तुम्हारे साथ लड़ाई है कि कोर्स में जो चीज मिली है वो तो तुम देखते नहीं हो और फिर ऊपर से एलिगेशन लगा देते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा जी बात? ठीक है जी, चलिएगा अब आ जाइएगा वापस यहां पर। तो हमारा क्या बाइंडिंग साइट क्या होती है बेटा जी हमारी, या तो सेल के इनसाइड रहेगी, इनसाइड द सेल, या फिर सेल के सरफेस के ऊपर रहेगी, ठीक है जी। हमारा ऑन द सरफेस ऑफ द सेल यानी कि सेल के सरफेस पर रहेगी या तो बाइंडिंग साइट, या फिर सेल के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल, सेल को क्रॉस करके, जैसे कि हमारा रहता है सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका न्यूक्लियर रिसेप्टर। देखिए 4 तरीके का हमारे रिसेप्टर होता है, आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है वो हमारा कहां पर होता है बेटा जी, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ड्रग विच बाइंड इनसाइड द सेल मस्ट बी लिपिड सोल्यूबल। हमारी जो भी ड्रग हमारी क्या होगी बेटा जी, सेल के अंदर जाकर के बाइंड करेगी वो हमारी कैसी होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। अब हमारी 4 टर्म, एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट हमारा और पार्शियल एंटागोनिस्ट हमारा, ये चारों की चारों टर्म्स हमारी क्या होती है। देखिएगा बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से हम आपको इसको बताएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग चैट सेशन में तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बट हम आपको इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे इसी सेम टॉपिक को कि आप लोगों को मजा आ जाए, आप बोलो वाह सर वाह, वाह भैया वाह, मौज कर दे। देखिए बेटा मेरा यहाँ पर क्या है, रीडिंग 0 है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेरा जो भी ड्रग क्या है, एगोनिस्ट होगा, वो क्या करेगा बेटा जी, एक्शन को +1 लेकर के चला जाएगा। कहां पर लेकर के चलाएगा, +1। जो भी मेरा एंटागोनिस्ट होगा वो मेरा क्या है, जो एक्शन है वो मेरा क्या है बेटा जी, बेसिकली मॉडरेट लेकर के जाएगा, कम करेगा। जो भी मेरा पार्शियल एगोनिस्ट होगा वो क्या करेगा बेटा जी, 0 से ज्यादा और 1 से कम एक्शन शो करेगा। और जो इनवर्स एगोनिस्ट होगा वो क्या करेगा बेटा जी, मेरा -1 पर एक्शन को ले जाएगा। समझे बात? नहीं समझेगा बताते। देखिएगा मुझे जो भी डिजायर्ड एक्शन चाहिए है ना, जो भी मुझे एक्शन चाहिए, जैसे मुझे रिसेप्टर के फंक्शन को बढ़ाना है
तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, मुझे पॉजिटिव करना है, उसके लिए मैं क्या दूंगा बेटा जी, एगोनिस्ट दूंगा। अब कोई काम ज्यादा बढ़ गया है, उसको नॉर्मलाइज कम करना है, नीचे लेकर के आना है, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा बेटा जी, एंटागोनिस्ट। ठीक है, मुझे बिल्कुल विपरीत कर देना। जैसे देखो अभी किसी पेशेंट की क्या है, हार्ट रेट क्या हुई हुई है, इतना जैसे किसी पेशेंट का स्टमक में पीए जो एसिड का प्रोडक्शन है उतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं बाहर से क्या दूंगा, एगोनिस्ट दूंगा, ताकि कि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके, इंक्रीज हो गया। जैसे किसी की हार्ट रेट तेज हुई हुई है, हार्ट बीट तेज हुई हुई है, तो उस कंडीशन में क्या दूंगा, मैं एंटागोनिस्ट दूंगा, ताकि कि वो नॉर्मल लेवल तक आ सके, सप्रेस हो सके, नॉर्मल हो सके। वहीं पर ही बेटा जी अगर जो मैं क्या है वहां पर भी मेरा एगोनिस्ट दे दूंगा तो क्या होगा, वो हार्ट रेट और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट के केस में क्या होगा बेटा जी, मेरा मेरा क्या है, चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। जैसे कि हार्ट रेट अभी बढ़ी हुई थी, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, इनवर्स एगोनिस्ट दे दिया। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, नॉर्मल तक लेकर के आएगा, और फिर हार्ट रेट को और डिक्रीज कर देगा। अब नॉर्मल तक नहीं रही है, बिल्कुल और नीचे चली गई है, तो क्या है, मुझे दोबारा से फिर से मेरी दवाई लेनी पड़ जाएगी। तो मेरा क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट इस प्रकार से काम करता है। और इनवर्स हमारा जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो क्या बेटा जी, हमारा 0 और 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में लाई करता है। कौन हमारा बेटा जी, जो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट होता है। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा रहता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट हमारा। अगर जो ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर दिख रहे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो एगोनिस्ट क्या कर रहा है बेटा जी हमारा। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एगोनिस्ट क्या कार्य कर रहा है, विच एक्टिवेट रिसेप्टर एंड गिव रिस्पॉन्स एज लाइक फिजियोलॉजिकल सिस्टम। हमारा सिग्नल्स हमारे कि जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को। अब जो भी उसका काम है, नो मैटर वोट, जो भी उस रिसेप्टर का काम है वो उसके एक्शन को क्या है, बढ़ा देगा, वो हमारे क्या होता है, एगोनिस्ट होते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं, विच एक्टिवेट रिसेप्टर बट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कि एक्टिवेट तो रिसेप्टर को कर रहे हैं, पर जो रिसेप्टर की सुई ऐसे घूम रही थी, अब ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट तो किया पर ऐसे घूमने लगी, रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हमारी चीजें होने लगी, तो वो क्या होता है बेटा जी, हमारा इनवर्स एगोनिस्ट होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा एंटागोनिस्ट के बारे में। एंटागोनिस्ट क्या होता है बेटा जी, विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट और रिसेप्टर। हमारा क्या है कि जो एगोनिस्ट के एक्शन होने से बचाए, रोके, वो हमारा क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू गिव सब मैक्सिमल एक्शन। यानी कि क्या कि पार्शियल एगोनिस्ट वो है कि जो ज्यादा एक्शन देने की कोशिश तो कर रहा है, एक्टिवेट भी कर दे रहा है रिसेप्टर को, पर उतना ज्यादा एक्शन शो नहीं कर पा रहा, पर पॉजिटिवली एक्शन को शो कर रहा है बेटा जी। तो यही हमारा क्या होता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। 2 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क्स की डेफिनेशन यहां से बहुत बार पूछ लेता है। इफिकेसी क्या होती है हमारी, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी कैसी है। और पोटेंसी क्या होती है कि ड्रग का रिस्पॉन्स हमारा क्या है, देने की एबिलिटी कैसी है। तो हमारा एक्शन बाय ड्रग, कि ड्रग के द्वारा कैसा एक्शन दिया जा रहा है, वो हमारा पोटेंशियल होता है। और ड्रग की कितनी एबिलिटी है रिसेप्टर से बाइंड करने की, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, इफिकेसी होता है। अब यहां पर एक मैं बड़ी ही अच्छी लाइन आपको बोलूंगा, ठीक है, ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, देखो इसको ऐसे समझो, जिस रिसेप्टर का जो काम है, जैसे बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर है, ठीक है, अब उनका काम क्या है, किसी चीज को ब्लॉक करने का काम है। ओके, तो ये जो एगोनिस्ट है वहां पर ब्लॉकिंग एक्शन को बढ़ा देंगे। अब आप इसको कंफ्यूजन मत लीजिए, सिंपल मैंने लाइन क्या बोली, जिसका जो काम है उसके काम को अगर जो बढ़ाया जा रहा है तो वो एगोनिस्ट है। ठीक है, जिसका जो काम है उसके काम को कराया तो जा रहा है पर अपोजिट तरीके से, अपोजिट वे में कराया जा रहा है, तो वो हमारा इनवर्स एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट के काम को रोका जा रहा है तो हमारा एंटागोनिस्ट है। और हमारे रिसेप्टर को सब मैक्सिमम लेवल पर यानी कि थोड़ा बहुत एक्टिव तो किया जा रहा है ना, तो वो हमारा क्या बेटा जी, पार्शियल एगोनिस्ट है। ये सिंपल तरीके से आप समझिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है। आप इसको बस ऐसे समझो कि जिस रिसेप्टर का जो काम है, अगर जो वही काम कराया जा रहा है तो एगोनिस्ट, ठीक है,
अगर जो उसी काम के विपरीत कार्य कराया जा रहा है तो इनवर्स एगोनिस्ट, उस एगोनिस्ट के काम को रोका जा रहा है तो वो एंटागोनिस्ट, और थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है तो वो पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा जी? चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट मतलब क्या कि एक ही साइट पर दो एगोनिस्ट बाइंड करने के लिए फाइट कर रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, दो हमारी एक ही रिसेप्टर है, साइट ऑफ एक्शन यही है, पर दो चीजों की आपस में क्या है, फाइट हो रही है इस साइट ऑफ एक्शन पर बाइंड करने के लिए। दीज आर द कॉम्पिटेटिव, यानी कि कॉम्पिटेटिव बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाय द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट टू ओवरकम कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एक्टिविटी हमारा। ठीक है जी, हमारा क्या है कि एक ही साइट के लिए बाइंड हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है भाई, है ना। जैसे भाई ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट लिख ली, 100 पोस्ट लिख ली, अब आप तो बोल देते हो कि 100 ही पोस्ट है, पर 100 लोग तो ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे ना एट द एंड, तो कंपटीशन ही तो है ना भाई, वो तभी तो उसका नाम क्या बोला जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो वैसे कॉम्पिटेटिव हमारा क्या है, एंटागोनिस्ट है। आगे बात करते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक एलोस्टेरिक साइट होती है, हमारी क्या होती है, एक एलोस्टेरिक साइट होती है, जहां पर एक चीज हमारी क्या है, छोड़ती है, चलो छोड़ो यार मैं वहां जाकर के बैठ जाता हूँ। जैसे होता है ना कि मैं तो इसी कुर्सी पे बैठूंगा, दो जन तो लड़ रहे हैं, तीसरा एक और कंडीशन ऐसी है कि दो जन लड़ने लगे पहले, फिर बोले चल ठीक है तू यहाँ बैठ जा, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा। तो हमारी क्या है, एक एलोस्टेरिक साइट, यानी कि एक अलग साइट हो, ये रिसेप्टर नहीं होता है, ये एक अलग साइट है ना, कि इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कुर्सी पे से खड़ा हो, कब ये वॉशरूम करने के लिए जाए, मैं वहां पर जाकर के बैठ जाऊं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटे जी हमारे स्पेयर रिसेप्टर के बारे में। अब स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब। कैसे होते हैं बेटे जी, कि देखिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी दवाई 100% काम करे, है ना, सभी के सभी रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करे, पर कुछ हमारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो 100% ड्रग तो है, पर लेकिन वो बोल देते ना हम तो ना बाइंड करवाते भैया, है ना, हम तो नहीं करवाते, है ना। तो हमारे क्या बेटा जी, स्पेयर रिसेप्टर आ जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, स्पेयर रिसेप्टर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा 100% रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें 90% रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक पार्ट है वहां पर हमारा क्या है, एक रिसेप्टर, उसके साथ में कुछ भी बाइंड नहीं हुआ है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्शन, ड्रग टॉलरेंस, इन सब चीजों के बारे में। ड्रग एब्यूज हमारा क्या होता है बेटा जी, ड्रग एब्यूज हमारा क्या होता है, देखिएगा, किसी भी ड्रग का, किसी भी दवाई का दुरुपयोग करना, गलत उपयोग करना, डेट वाज कॉल्ड ड्रग एब्यूज। जैसे हम बोलते हैं ना कि गलत शब्द मत बोलो, एब्यूजिंग वर्ड का यूज मत करो, ऐसे ही ड्रग एब्यूज यानी कि दवाइयों का गलत उपयोग होना। जैसे कि आप देख सकते हो कि गांव देहात में ज्यादातर ये चीजें होती हैं, नशे के इंजेक्शन लगवाना, है ना, बेसिकली जो कफ सिरप्स आते थे पहले, जिसमें हमारा सेडेटिव इफेक्ट रहता था, उनको पूरी पूरी 2-2 3-3 बोतलों को घटक जाना, तो एक ड्रग का गलत तरीके से उपयोग करना, दैट वाज कॉल्ड ड्रग एब्यूज। बात आ जाती है बेटा जी हमारी ड्रग एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन मतलब लत लग जाना, है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई लग गई। ठीक है जी, तो क्या है कि ड्रग का एडिक्शन हो जाना, कि अब उसके बगैर रहा नहीं जाता, है ना, जीना लगे तेरे बिन हमारा सनम अब आजा ओ आजा। तो हमारा क्या है, एडिक्ट हो गए कि वो नहीं मिला तो अब क्या है, बस जीवन बर्बाद है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पेशेंट है जो लंबे समय से, मान लीजिए जैसे जेठालाल है ना, जेठालाल ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जेठालाल को क्या है बेटा जी, चूरन चाहिए, और वरना जेठालाल क्या बोलता है कि चूरन नहीं मिला तो भैया हमें क्या हो जाएगा, मेरा खाना अच्छे से पचेगा नहीं, मुझे सोडा नहीं मिलेगा तो मेरा खाना अच्छे से पचेगा नहीं। तो वो एडिक्ट हो गया है चूरन के, एडिक्ट हो गया है वो बेटा जी, क्या बेटा जी, खाने सोडा के। क्यों? क्योंकि अगर जो सोडा नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में भी चीज बैठ गई है कि मेरा खाना पचेगा नहीं। आज चूरन नहीं मिला तो दया, पेट टाइट टाइट सा लग रहा है, चूरन दे दे, चूरन तो खत्म हो गए टप्पू के पापा, अरे अब तो मेरा पेट कैसे होगा, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये चीज हमारी होती है। ठीक है जी, तो हमारे क्या है, ड्रग एडिक्शन हो जाता है। ड्रग डिपेंडेंस यानी कि क्या बेटा जी, अब एडिक्टेड हो गए, अब उसी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। डिपेंड कैसे हो गए बेटा जी, कि अब उसी के ऊपर निर्भर है कि अगर जो वो नहीं मिला तो भैया अब तो खत्म है मामला। जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी जैसे वो मेरठ वाला कांड हुआ था, है ना, वो जो क्या नाम था उसका, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। क्या हो रहा था कि वो इतने ज्यादा नशे के बेसिकली वो हो गए थे कि अधीन हो गए थे कि कुछ और मिले या ना मिले वो जरूर मिलना चाहिए, है ना, कुछ और नहीं चाहिदा मुझे दुनिया में, पर तू जरूर चाहिदा
तो ये वाली कंडीशन जब आ जाती है तो हमारी क्या है, डिपेंडेंस हो जाती है कि कंप्लीटली निर्भर हो चुके हैं कि भैया अगर जो, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अगर जो आप क्वेश्चन नहीं बताते तो हम फेल हो जाते, तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं, जो अच्छी भी बात है, ये अच्छी आदत है। बट ये यहाँ पर दवाइयों के केस में ये बुरी आदत हो जाती है। और फिर हमारा ड्रग क्या हो जाता है बेटा जी, टॉलरेंस हो जाता है। ड्रग के टॉलरेंस का मतलब क्या है बेटा जी, हमारी जो ड्रग है वो क्या है कि जितने अमाउंट में वो अभी तक कार्य कर सकती, जैसे 500 mg शुरू में काम कर सकती थी, अब बार बार उसको ले जा रहे हैं तो अब 650 mg में उतना ही काम होगा। यानी कि मतलब क्या है कि हमारी ड्रग ने क्या कोज कर लिया बेटा जी, टॉलरेंस कोज कर लिया है कि अब उतने ही इफेक्ट को देखने के लिए हमें चीजों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, डोज के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, मुस्कान के आशिक, वाह, देखा, स्त्रियों को मुस्कान का नाम याद है, और एक आध स्त्री तो मुस्कान को सपोर्ट भी कर रही थी। एक आध स्त्री तो मुस्कान को, मैंने देखा एक आध इंटरव्यू, मुस्कान को सपोर्ट भी कर रही थी भाई साहब। अब देखो, सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर इस क्लास में जितने भी लड़के हैं, देखो प्यारे बच्चों, आजकल आप लोग जो इश्क मोहब्बत प्यार में फंस रहे हो, देखो मुस्कान का शादी हुई थी लव मैरिज, तो वो ड्राम में पाया। अभी एक अरेंज मैरिज हुई है, वो एमपी का केस हुआ है, वो वहाँ कहाँ गए थे, वो आउट ऑफ द इंडिया गए थे, वहाँ उसकी लाश मिली बेचारे की, बताओ। उसकी अरेंज मैरिज हुई तो मरना, वो लिव इन में रह रहे थे, वो काट के फ्रिज में मिला, काट के फ्रिज में मिला भैया। तो देखिए, कोई भी जगह आप सेफ नहीं है, क्योंकि कि इंडिया अब ऐसा हो गया है। अरे नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं हम, आप तो गुस्सा हो जा रहे हैं यार, ऐसे गुस्सा थोड़े ना होते हैं। इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और अपने माँ बाप पर लगाओ। ठीक है, आ रही बात समझ में? खूब तरक्की करो, खूब तो तरक्की करो, पर सारा पैसा अपने माँ बाप पर लगाओ भैया। ठीक है, ये बात हकीकत की है, ध्यान में रखिएगा हमारी बात को। कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किसी दिन कुछ का हो जाए भैया। हमें तो डर वैसे लगने लगा, हमें तो मृत्यु से वैसे इतना डर लगता है। चलेगा जी। अब देखिए, नॉर्मल जो हमारी कोई भी दवाई है वो नॉर्मल कैसे कार्य करती है। नॉर्मल हमने कोई दवाई ली है ना, वो नेचुरल हमारा सिग्नल आए, उसके लिए ब्रेन के पास में सिग्नल गया है ना, रिवॉर्ड पॉइंट हमारा आया, गुड फीलिंग हमें आने लगी, हैप्पी हुए हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, हमारा जो दवाई जिस चीज के लिए ली थी वो हमारी चीज ठीक हो गई, हमें अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगी। ठीक है, अब इस फीलिंग को अगर जो क्या है बेटा जी, आदत बना ली जाए तो बड़ा ही खराब है। क्या होगा बेटा जी, हमारा अब क्या है, एडिक्शन हो गया, कि उसको तो लेने के बाद में अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। जैसे चाय का एडिक्शन नहीं हो जाता, कि चाय पीने के बाद में सर का दर्द ठीक हो जाता है यार, है ना। चाय, मैंने चाय छोड़ दी पीनी, चाय में बहुत कम पीता हूँ, दूध पीता हूँ, गर्म दूध। ठीक है, कि अब चाय नहीं, दूध, दूध पीने से अब सिर का दर्द ठीक होगा, है ना। या फिर मैं अब कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गया, वो भी ब्लैक कॉफी की तरफ, क्योंकि भाई सेहत का भी तो ध्यान रखना। अभी हमने जीवन में देखा क्या है, 25 साल भी नहीं उम्र हुई अभी हमारी, है ना जी। चलिए, अब ये क्या होता है बेटा जी, अब क्या है कि हमें जब अच्छी अच्छी फीलिंग आई किसी दवाई को लेने के बाद में, है ना, कि जैसे उस दवाई को लेने के बाद में, अरे बड़ा अच्छी नींद आई थी यार, आज फिर दे दे यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया था, अरे एक और दे दे यार, एक और दे दे यार, एक और दे दे यार। तो क्या है कि जब हमें गुड फीलिंग, गुड वाइब्स आने लगते हैं किसी दवाई को लेने के बाद में, तो हमारा मन करता है कि अब कोई भी चीज हुई तुरंत भाग करके वो ले लिया, है ना। तो अब ये चीज हुई, चलेगा। अब जब ये ऐसा कंडीशन हमारा हुआ, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ड्राइविंग करने के लिए, जैसे ज्यादातर ट्रक वाले ड्राइवर जो रहते हैं, ड्राइविंग कर लेंगे उनके दिमाग में बैठ जाता है कि दारू पियेंगे तो ड्राइविंग अच्छे से होगी, है ना। जैसे अब ट्रेंड हो गया कि शादी में अगर जो दारू नहीं पीना तो तुम लोंडे नहीं हो, तुम नाच नहीं सकते हो, होता ना ऐसा, कि अगर तुमने दारू नहीं पी तो तुम क्या है, तुम क्या है, अगर जो तुमने दारू नहीं पी तो तुम नाच नहीं सकते हो। जैसे हमारे अभी भ्राताश्री की शादी थी हमारे बुआ जी के लड़के की, तो हमसे हर किसी ने अप्रोच किया कि आप भी पी लीजिए, आप भी पी लीजिए। हमने बोला कि आप किस टाइम तक नाचेंगे, अभी 9 बजे हम नाचना शुरू करेंगे, आप किस टाइम तक नाचेंगे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक। हम सबके सामने ऐसा बोले कि आप जिस टाइम तक आप पी करके नाचेंगे, अगर जो हम बिना पिए आपके सामने उतना ही नाचेंगे, और आपको पीने के लिए, आपको नाचने के लिए पीना पड़ता है, और हमें नाचने के लिए जीना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो आप जिस टाइम तक नाचेंगे, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे बसंती, हम भी अपने पैर को रुकने नहीं देंगे। बस फर्क इतना होगा कि तुम पी करके नाचोगे और हम
बिना पिए नाचेंगे। ठीक है जी। तो अब ये क्या है, मेंटेलिटी हो गया कि पिएंगे नहीं तो नाचेंगे कैसे यार, है ना। अगर जो सिगरेट पिया, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए तो इससे ज्यादा सिगरेट सेल होती है, सिगरेट और चाय सबसे ज्यादा सेल होती है। तो सिगरेट नहीं पिएंगे तो सिर में हेडेक होता रहता है, गुड़गुड़ी उड़ने लगते हैं, सिगरेट 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 सिगरेट, है ना। अब मैं जैसे एक बुक प्रिंट भी कराने जाता हूँ तो मैं दोपहर के टाइम में जाता जाता हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में मेरी क्लासेस नहीं होती है। तो जब भी उनके पास में जाता हूँ तो ज्यादातर करके वो क्या बोलते हैं कि भैया अभी हम सिगरेट पी करके आ रहे हैं। मैं, क्या हो गया, सिगरेट विगरेट पीने की क्या जरूरत है, पूरा दिन हो गया, शरीर अब आलस सा आने लगा, सिगरेट एक पियेंगे ना, सिगरेट और चाय पियेंगे तो शरीर खुल जाएगा। ये मेंटेलिटी हो गई। तो ये क्या हो गई, चीजें एडिक्शन की तरफ आ, क्योंकि उन्हें गुड वाइब्स आने लगे उस चीज को लेने के बाद में, है ना। ड्रग प्रिस्क्राइब्ड एब्यूज, अब जो ड्रग हमें प्रिस्क्राइब हुई थी अब हमें उसका एडिक्शन हो गया। अब जो हमें प्रिस्क्राइब हुई थी किसी बीमारी के लिए, अब हम उसका गलत उपयोग करने लगे, दुरुपयोग करने लगे हैं, है ना, है ना, है ना। कि क्या है कि उसका हम लोग क्या करने लगे बेटा जी, दुरुपयोग करने लगे, गलत उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से हमें क्या है, थ्रेशोल्ड एक्शन देखने को मिल जाते हैं, हुड़गुड़ी उठने लगती है ना, कि लेना और लेना है और लेना है, यस यस यस। ठीक है जी। रिपीटेड यूज हम उस चीज का करने लगते हैं, रिपीटेड, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे सर में दर्द हुआ, मैंने अभी आज गोली ले ली, ठीक है, इस दवाई से मेरा सर का दर्द ठीक होने लगता है। ठीक है जी। अगली बार सर दर्द हुआ, तुरंत गए, दवाई तुरंत ले ली, अगली बार सर का दर्द। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि यू आर अ फार्मासिस्ट एंड बिहेव लाइक अ फार्मासिस्ट। कभी भी अगर जो छोटी मोटी बीमारी हो तो 24 घंटे तक दवाई नहीं लेनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे आगे से। और फिर क्या हो जाता है बेटा जी, हमारी दवाई का टॉलरेंस कोज हो जाता है। टॉलरेंस मतलब क्या, कि अब जिस दवाई को हमने पहले 2 ग्राम लिया था और हमारी बीमारी ठीक हो गई थी, अब उसी सेम बीमारी को ठीक करने के लिए हमें 20 ग्राम दवाई की जरूरत पड़ रही है। जैसे पहले दिन जब पी थी तो एक पौवा पिया था, सॉरी एक पैग पिया था और हमें नशा हो गया था, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। अब वही क्या है कि जब धीरे 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 करके एडिक्शन में आया, हमने उसका गलत एब्यूज यूज करने लग गए, डेली यूज करने लग गए। अब क्या है कि एक बोतल भी पी जाते हैं तो नशा नहीं होता, और बोल देते हैं कि इस बोतल में अब वो बात नहीं रही जो पहले बात थी। पहले तो एक पैग में नशा हो जाता था, अब क्या है, पूरी पूरी बोतल खत्म हो जाती है और कोई नशा भी नहीं होता। अब वो नशा नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर चुकी है। हमारी बॉडी बॉडी बोलती है अब एक बोतल में काम नहीं चलेगा, अब 2 ठोले, है ना। फिर 2 ठोल होने लगते हैं, फिर भी नशा नहीं होता, क्योंकि अब क्या है, और ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है बोतल की, और ले और ले और ले और ले। तो ऐसे करते करते क्या है बेटा जी, और ले होने लगता है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब देखिए कोर्सेज क्या होते हैं, हमारा इंडिविजुअल बायोलॉजी हमारा रहता है, फैमिली फैक्टर भी हो जाता है, सोशल एनवायरनमेंट भी हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि क्या, कि हमारी खुद की भी इच्छा करती है ना, उस गलत काम को करने की। फैमिली फैक्टर भी हो जाता है कि जैसे बोलते हैं यार घर में, जैसे ज्यादातर लोंडे कब पीने लगते हैं, यार घर में बहुत ज्यादा प्रेशर है यार, घर की टेंशन बाजी खत्म नहीं होती। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, तू दारू पीता है तो तेरी टेंशन खत्म हो जाती है क्या? अरे एक बेवकूफ, वो 400-500 रुपए जो तू दारू में लगा रहा है, कहीं एसआईपी शुरू कर देता, 10 साल तू पी रहा है, 1 साल में तू 6,000 रुपए भी बचाता तो 60-70-80 हजार रुपए हो जाते। और तुझे जो रिफंड उसका जो तुझे क्या है क्या वो बोलते हैं उसको, बोनस मिलता, तो वो तेरा 1 लाख रुपए हो जाता। पर लेकिन तूने अपनी एक पल की खुशी के लिए अपना घर और बर्बाद कर लिया, है ना। तो क्या है कि मुझे हम तो टेंशन में पीते हैं, अरे भैया हमें समझ में नहीं आता टेंशन कैसी है। और ऐसी कैसी टेंशन जो पीने से खत्म भी हो जाती है। अगर जो पीने से टेंशन खत्म होती है तो हम तो डेली पिए, हम तो दिन रात रसे में रहे भाई साहब, समझ रहे हो। कि अगर जो टेंशन खत्म हो जाते, वो दिमाग में से टेंशन उतर जाते, अगले दिन फिर 500 रुपए कल कमाए, 400 लगा दिए दारू में, और इधर देखा तो टेंशन तो अब भी वैसी की वैसी ही है। ये कैसे हुआ? फिर शाम को फिर पीना पड़ेगा, क्योंकि कि अब इस टेंशन को कैसे खत्म करेंगे कि कल 500 रुपए कमाए, 400 उड़ाए, तो आज फिर उस टेंशन को दूर करने के लिए पीनी पड़ेगी। अरे भैया रे, क्या कर रहे हो गुरु, है ना। क्योंकि देखिए अगर जो पीने से टेंशन जीवन की खत्म हो जाती है ना परमानेंटली, तो मैं वो इंसान हूं जो पूरे दिन नशे में रहता, हकीकत बात। अब कोई अगर जो ऐसा हो तो बता दो। ठीक है जी। उसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट भी रहता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, पियक्कड़ी है तो हमारा भी, है ना।
चलेगा। अब यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमारा आइसोलेटेड, यानी कि अब क्या है कि जो ये गलत काम करने लगते हैं तो अब देखना कभी कभी उसको क्या है कि सही लोगों से दूर रहने का मन करने लगता है। जैसे कबीर सिंह था, है ना, अकेला रहने का मन करने लगा है कि आइसोलेटेड, अब हम क्या है अकेले रहेंगे, हम ही ब्रह्मा, हम ही इस दुनिया के ब्रह्मा है, हम ही अब क्या है भगवान है और हमारे आगे अब कोई कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है, क्योंकि वो है कि जब पी लेते हैं तो अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, बस ये अब दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया के भगवान है। तुम तुच्छ मानव हो, तुम और कुछ नहीं हो। स्टैंड स्टैंड, कुछ नहीं हो तुम, 2 कौड़ी के मिट्टी भर के इंसान हो, हम ब्रह्मा है। ठीक है, हमने बोल दिया मतलब बोल दिया। ओके ओके, ठीक है जी। नेगेटिव एक्टिविटीज करने लगते हैं वो, अब देखिए चीजें नहीं मिलती है तो फिर वो चोरी चकारी का भी केस आने लगते हैं। कंट्रोल लॉस कर देते हैं अपना, कि ऐसे लोग जो मांस मदिरा मच्छी पे आने जा करते हैं या फिर ये दारू वारू ज्यादा पीते हैं तो कहने का उनका कंट्रोल्स नहीं रहते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हमें गुस्सा जल्दी आ जाता तो हम भी पीते हैं भाई, आप हमारा ब्लड टेस्ट करा करके देख सकते हो, हम शुद्ध शाकाहारी है ना। अब वो मत लियाना कहीं से अलग अलग से कॉन्सेप्ट कि सर आपने तो ये भी कभी ना कभी खाया होगा, वैसे वाला कुछ नहीं है। ठीक है जी। अटेम्प्ट टू गेट मोर ड्रग्स मनी एक्सेट्रा की चोरी वोरी के केसेस भी आने लगते हैं कि भाई अब उसको और भी ज्यादा चीजें चाहिए तो वो चोरी वोरी भी करने लगेगा, ये सारी चीजें होने लगेगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बात करें, अल्कोहल हमारे यहाँ पर आ जाएगा, कोकेन पेन किलर हमारी आ जाएगी, है ना, LSD हमारे आ जाएंगे। उसके अलावा बेटा जी हमारे यहाँ पर एंटी एंजाइटी ड्रग्स आ जाएंगे, स्टिमुलेंट्स हमारे आ जाएंगे। ये सब हमारे बेसिकली यहाँ पर मूड स्टेबलाइजर्स अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या रहता है हमारा, बेसिकली फाइंड आउट कोज हमारा, कि बेसिकली एग्जैक्टली रीजन क्या है कि जिसने ये चीज करनी स्टार्ट करी, है ना, कि भाई आपने पीना क्यों स्टार्ट किया, कि वो छोड़ करके चली गई थी, बेवफा निकली वो सनम और मैं उसकी याद में मर रहा हूं। अरे वो तेरे पीने से वापस थोड़ी ना आ जाएगी यार। ठीक है जी। उसके अलावा बेसिकली हम लोग फिर मेडिकेशंस हमारी देते हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र में हमारी मेडिकेशन चलती हैं। लव सपोर्ट देते हैं उनको कि आले मेरा बाबू मेरा सोना मेरा जादू मेरा टोना, मैं तेरी सेटिंग करा दूंगा, चल मेरे जल्दी से। जैसे कबीर सिंह मूवी में वो कबीर सिंह का दोस्त क्या बोलता है, तो देख यार मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जाती, तू मेरी बहन से शादी कर ले, बोलता ना वैसा। बेटा देखिए, इंसान को हमेशा नेगेटिव चीज का एडिक्शन सबसे पहले होता है। आप कभी भी इस चीज को देख लो, जो इंसान के लिए पॉजिटिव चीज रहेगी उसका एडिक्शन उसको कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे अब देखो मेरे को पॉजिटिव एडिक्शन क्या है, मेरे को क्लास लेने का एडिक्शन। आप ईमानदारी से मैं बात बोलूं कि अभी मेरे को आपके 7:30 बजे मैंने आपकी क्लास स्टार्ट करी, 7:25 पर मैं इधर ही लेट करके सोया हुआ था। 7:25 पर मैं लिटरली सोया हुआ था और 7:28 पर मैंने आंख खोली और मैं देखा कि यार क्लास का टाइम हो गया। और मैं जब क्लास स्टार्ट करी थी तब मेरा थोड़ा सा, मैं क्या है कि मैं नींद से में था, बट अब मैं क्लास लेते लेते मेरी बॉडी फुल एक्टिव हो चुकी है और भाई मैं अगली भी क्लास लूंगा, मतलब कि मेरी क्लास है तो मैं सोचा था आज उसको कैंसिल कर दूं क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, बट अब मैं अगली क्लास लूंगा क्योंकि मेरी बॉडी फुल एक्टिव हो चुकी है। आ रही बात समझ में बेटा जी? चलेगा, है ना। हमारा बेसिकली जैसे नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके के सेंटर्स पर जाते हैं, सारी चीजें होती है। तो अब यही चीज बेटा जी आप लोगों की अलग अलग तरीके से अलग अलग फेजेस में ड्रग, जैसे हमारा ड्रग एब्यूज, हमारा ट्रीटमेंट आ जाता है, हमारा डायग्नोज आ जाता है, प्रिवेंशन आ जाते हैं, ड्रग मिसयूज हमारा यूज अदर देन ड्रग का मिस यूज करना, एब्यूज ड्रग का गलत यूज करने का मतलब क्या है कि यूज अदर देन मेन यूज, कि जिस यूज के लिए वो ड्रग देनी चाहिए थी उसके अलावा उसका कोई भी यूज हो रहा हो तो वो मिस यूज के अंदर ही आता है। ठीक है जी। तो ये सब कुछ आप लोगों का बेटा जी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया ऑलरेडी, मैंने ये सब चीज आप लोगों को बताई हुई है जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, हाँ। यही सब कुछ है। तो यही आप लोगों का बेटा जी क्या है, एंटायर फर्स्ट यूनिट है। यहाँ पर एक आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन वाला आपका बच गया, उसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा पीडीएफ में से। नहीं समझ में आता तो एक और लेक्चर कंडक्ट कर लेंगे इसी के ऊपर ही। बट आप लोगों को अगर जो आज का लेक्चर अच्छा लगा तो ईमानदारी से बताना, हंसी वाले इमोजी के साथ में, हाइट वाला मत भेजना, हंसी वाला इमोजी भेजना। लेट मी सी कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। और देखिए हमारी लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है बेटा जी। तो इस 1.5 घंटे की क्लास में आप लोगों को कुछ भी बोरिंग लगा या फिर कुछ भी मजा नहीं आया, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। बिकॉज मेरी क्लास का मेन टारगेट ये है कि कॉन्सेप्ट चाहे कम हो
बट इतने हो कि आपको क्लियर हो और इतने हो कि आप लोगों को मजा आए पढ़ने में। चलेगा बेटा जी। तो कल आप लोगों के सारे लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से आपके फोल्डर्स के अंदर, जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर पीडीएफ्स विद लेक्चर सब कुछ अपलोड हो जाएगा कल के कल। तो आप लोग बेसिकली कल तक का वेट कर लीजिए, और कल सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक आपका पहला टेस्ट, और फिर परसों सुबह 11 बजे से दोपहर शाम को 9 बजे तक दूसरा टेस्ट आपका होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड गेटिंग द मार्क्स गुड। मैं यही प्रे करूंगा और यही एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों से। मिलता है आप लोगों से बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नहीं बेटा देखिए, जो फीचर्स है वो वही रहेंगे। इफ यू आर अगर जो आपको अपना डिजिटल कोर्स मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है, देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास में है, अदरवाइज मैं यहाँ पर चैट सेशन में सेंड कर देता हूँ। तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, है ना। मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया, आप इस नंबर पर मुझसे कनेक्ट करके अपने डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट करा सकते हो बेटा जी। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आए, अपने कोर्सेज में एनरोल किया, और इतने ज़्यादा भारी मात्रा में हमारे साथ में बच्चे जुड़े, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं एंड आपको समझ में भी आ रहा है, वो सोने पर सुहागा वाली बात है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। और एक बार यार हार्ट वाला इमोजी भेज दो, उसके बगैर मजा नहीं आता। एक बार प्लीज जल्दी से हार्ट वाला इमोजी भेज दो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।